नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव और चिंता से जूझ रहा है, क्या मन की शांति पाना मुमकिन है? खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर दिन अनिश्चितता और दबाव से भरा होता है। आज हम इसी सवाल का जवाब 2000 साल पुरानी एक छोटी सी हैंडबुक में ढूंढने की कोशिश करेंगे। किताब का नाम है एपिक्टेटस की एनकिरीडियन, यानी द मैनुअल। ये कोई फिलॉसफी की भारी भरकम किताब नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, मन के योद्धाओं के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। एनकिरीडियन का मतलब भी है जो हाथ में हो, एक हैंडबुक। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये थियोरी पर नहीं, प्रैक्टिस पर जोर देती है। एपिक्टेटस जो खुद एक गुलाम थे और बाद में एक महान स्टोइक दार्शनिक बने, उन्होंने ये बातें किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं लिखी हैं। उन्होंने इन्हें जिया है। ये गाइड हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात, असफलता, नुकसान या दूसरों की आलोचना का सामना करते हुए अपने अंदर के तूफान को कैसे शांत रखा जाए। ये एक तरह से एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा है, जो बाहरी उथल-पुथल से अप्रभावित रहे। चलिए, तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बुनियादी कोड से शुरू करते हैं। वो एक विचार जो इस पूरी फिलॉसफी की, आप कह सकती हैं, नींव है। एपिक्टेटस कहते हैं कि दुनिया में हर चीज को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, वो जो हमारे नियंत्रण में है और वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर शायद यही सबसे मुश्किल काम है। हाँ, और इसी एक विचार में ना मन की सारी शांति का राज छिपा है। हमारे नियंत्रण में क्या है? सिर्फ हमारी अपनी सोच, हमारे विचार, हमारी राय, हमारी इच्छाएं और हमारे काम करने के फैसले। संक्षेप में, हमारा भीतरी जगत। और हमारे नियंत्रण से बाहर क्या है? लगभग बाकी सब कुछ। हमारा शरीर, हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारी दौलत, हमारी प्रतिष्ठा, मतलब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, और सबसे जरूरी, हमारे किसी भी काम का नतीजा। इसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से देखते हैं। वो दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हैं, ये उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल। लेकिन परीक्षा वाले दिन पेपर कितना मुश्किल आएगा, या इंटरव्यू पैनल का मूड कैसा होगा, या फाइनल लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं, ये सब उनके नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल सही पकड़ा। और एपिक्टेटस का तर्क है कि हमारा सारा दुख और चिंता तब शुरू होती है जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों को नियंत्रित करने में लगा देते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। हम रिजल्ट के बारे में सोच कर परेशान होते हैं, जबकि रिजल्ट हमारे हाथ में था ही नहीं। समझदार इंसान अपनी पूरी ताकत सिर्फ उस मैदान में लगाता है जहां वो जीत सकता है, यानी उसका अपना मन और उसका अपना व्यवहार। जब कोई बाहरी दुनिया से एक खास नतीजे की उम्मीद करना छोड़ देता है, तो वो भावनात्मक रूप से अजेय बन जाता है। असली लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, इसी भीतरी किले में लड़ी जाती है। तो जब आप कहते हैं कि वो अजेय बन जाता है, हाँ। तो इसका मतलब है कि उसे एक तरह की आजादी मिल जाती है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि आमतौर पर हम आजादी का मतलब समझते हैं कि जो मन में आए वो करो, ये अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाना। लेकिन एपिक्टेटस इस विचार को सिल के बल खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि असली आजादी अपनी इच्छाओं और डर का गुलाम ना बनना है। सोचिए, अगर किसी की खुशी इस बात पर टिकी है कि उसका प्रमोशन हो जाए, तो वो असल में अपने बॉस का गुलाम है। अगर किसी का सुकून इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसकी तारीफ करें, तो वो हर राह चलते इंसान का गुलाम है। लेकिन महत्वाकांक्षा रखना, जैसे एक अच्छी रैंक लाने की इच्छा रखना, क्या ये गलत है? यही इच्छा तो एक एस्पिरेंट को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या स्टोइसिज्म हमें महत्वाकांक्षा छोड़ने को कहता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यही लोग स्टोइसिज्म को गलत समझ लेते हैं। एपिक्टेटस ये नहीं कहते कि इच्छा मत करो, वो कहते हैं अपनी इच्छाओं को समझदारी से चुनो। उन चीजों की इच्छा करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मुझे रैंक 1 चाहिए, ये इच्छा करना, ये दुख को न्योता देना है, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, या मैं इस विषय को पूरी ईमानदारी से समझूंगा, ये इच्छाएं पूरी तरह आपके नियंत्रण में हैं। जब आपकी खुशी आपके प्रयासों में होती है, न कि नतीजों में, तो आपको कोई निराश नहीं कर सकता। आपकी प्रेरणा बाहरी सत्यापन से नहीं, बल्कि भीतरी उत्कृष्टता से आती है। यही असली आजादी है। वाओ, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। इसका मतलब असफलता असल में असफलता है ही नहीं, जब तक हम उसे ये नाम ना दें। किसी परीक्षा में फेल होना अपने आप में सिर्फ एक घटना है, एक नतीजा। हमारा मन उसे
तबाही या सीखने का मौका का लेबल देता है। यही तो सारा खेल है। घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि घटनाओं के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। और इसका समाधान है अपने मन को प्रशिक्षित करना। किसी भी घटना पर, चाहे वो कोई ताना हो या कोई अप्रत्याशित नतीजा, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकें, खुद से पूछें, ये मेरे नियंत्रण में है या नहीं? अगर नहीं है तो उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दें। अपनी भावनात्मक ऊर्जा उस पर बर्बाद ना करें। एक भावनात्मक आवेग की जगह एक सोचा समझा जवाब चुनें। ठीक है, तो अगर नतीजा हमारे मन मुताबिक नहीं आता, मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत की पर सफल नहीं हुआ, तो यहीं पर हकीकत को स्वीकार करने वाली बात आती है। बिल्कुल। और यहां स्वीकार करने का मतलब हार मानना या कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है चीजों को साफ साफ देखना, बिना किसी भावनात्मक ड्रामे के। जब हम हकीकत से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बचा लेते हैं। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो हॉर्न बजाने या गुस्सा करने से ट्रैफिक नहीं खोलेगा, ये बस आपका खून जलाएगा। स्वीकार का मतलब है ये समझना, ठीक है, मैं ट्रैफिक में हूं, ये एक हकीकत है, अब मैं इस समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूं? शायद कोई पॉडकास्ट सुन लें या बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक मिनट, लेकिन ये छोटी मोटी परेशानियों के लिए तो ठीक है, पर अगर किसी के साथ कुछ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो क्या उसे भी बस स्वीकार कर लेना चाहिए? ये तो कहीं ना कहीं हार मान लेने जैसा नहीं लगता? न्याय को सहना बिल्कुल नहीं है। यहाँ फर्क समझना होगा। अन्याय हुआ है, ये एक तथ्य है, इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो हो चुका है, वो अतीत है। लेकिन अब मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा, ये आपका चुनाव है, और ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। स्टोइक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, सही कदम उठाएगा, लेकिन वो नफरत या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से ऐसा करेगा। वो अपना काम करेगा और नतीजे की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ देगा। स्वीकृति घटना की है, अपने सिद्धांतों की नहीं। और इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे थोड़ी कठोर लगी, वो है जाने देने की कला। एपिक्टेटस कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, रिश्ते, सामान, पद, वो हमें ब्रह्मांड ने उधार दिया है, हमेशा के लिए नहीं। सुनने में ये बात वाकई कठोर लग सकती है, जैसे कि हमें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। पर इसका असली मतलब वो नहीं है। इसका मकसद हमें आसक्ति के दर्द से बचाना है। जब हम किसी चीज को मेरा मानकर उससे चिपक जाते हैं, तो उसके जाने पर हमें असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए एपिक्टेटस कहते हैं कि जब आपका कोई प्रियजन गुजर जाए, तो ये कहने के बजाय कि मैंने उसे खो दिया, ये सोचें कि उसे वापस कर दिया गया है। ये मानसिक बदलाव हमें चीजों और लोगों से गहराई से प्यार करने की इजाजत देता है, लेकिन बिना इस डर के कि हम उनके बिना जी नहीं सकते। हम हर पल का आनंद ले सकते हैं, ये जानते हुए कि यह स्थायी नहीं है, और यही बात उस पल को और भी कीमती बना देती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस फिलॉसफी को समाज में कैसे लागू किया जाए, क्योंकि स्टोइसिज्म अकेले पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करने की बात नहीं करता। बिल्कुल नहीं। एपिक्टेटस चरित्र और हमारे सामाजिक कर्तव्यों पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आपका चरित्र ही आपकी असली दौलत है। सद्गुण यानी ज्ञान, न्याय, साहस और आत्मानुशासन, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी नौकरी जा सकती है, आपका पैसा खो सकता है, लेकिन आपका चरित्र वो हमेशा आपके साथ रहता है। और समाज में हमारी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। हम किसी के बेटे या बेटी हैं, किसी के दोस्त हैं, एक नागरिक हैं। एपिक्टेटस कहते हैं कि हमें जो भी भूमिका मिली है, उसे बिना शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से निभाना चाहिए। ये समाज को आंख बंद करके फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने चुने हुए मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, बिना नतीजों की चिंता किए। और इसी से जुड़ा है लोगों की राय को संभालना, यानी अपमान और तारीफ। आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये और भी मुश्किल हो गया है, जहां हर कोई आपको जज कर रहा है। ये सलाह तो आज के लिए ही लिखी गई लगती है। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर कोई आपका अपमान करता है, तो याद रखें कि वो आप पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि आपके बारे में अपनी राय पर हमला कर रहा है। वो उनकी राय है, हकीकत नहीं। और फिर वो मजाक में कमाल की बात कहते हैं, अगर कोई आपकी बुराई करे, तो आप मन में सोच सकते हैं, अरे ये तो मुझे ठीक से जानता नहीं, अगर जानता तो मेरी और भी बहुत सी कमियों के बारे में बताता। ये तो कमाल का नजरिया है, ये तो अपमान की सारी हवा ही निकाल देता है। और तारीफ के बारे में क्या? तारीफ तो अच्छी लगती है। तारीफ अपमान से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वो हमारे अहंकार को फुलाती है। स्टोइक के लिए
तारीफ भी उतनी ही बाहरी और महत्वहीन है जितना कि अपमान। लक्ष्य है एक समान रहना, ना तो आलोचना से दुखी होना और ना ही तारीफ का आदी बनना। अपनी कीमत का अंदाजा दूसरों की राय से लगाना, ये तो अपनी आत्मा का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देने जैसा है। स्टोइक अपनी कीमत अपने चरित्र और अपने कामों से आंकता है, बाहरी तालियों से नहीं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने या सुनने से तो नहीं होगा। तो मन को इस तरह से सोचने के लिए ट्रेन कैसे किया जाए? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? मेंटल वर्कआउट क्या है? इसके लिए एपिक्टेटस दो मुख्य बातें बताते हैं। पहली है आत्म अनुशासन। वो कहते हैं कि हमें स्वेच्छा से छोटी मोटी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, जैसे कभी कभी जानबूझकर सादा भोजन करना जब आप कुछ अच्छा खा सकते हो, या ठंडे पानी से नहाना। इसका मकसद खुद को सताना नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आपकी खुशी बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रह जाती, आप अंदर से मजबूत बनते हैं। और दूसरी तकनीक है मानसिक अभ्यास, या जिसे प्रेमेडिटाक्यो मोलोरम भी कहते हैं, यानी बुराइयों का पहले से ध्यान करना। ये तो बहुत नकारात्मक लगता है, दिखने में नकारात्मक है पर है बहुत शक्तिशाली। चलिए इसे एक परीक्षा के उदाहरण से समझते हैं। परीक्षा के दिन की सुबह आप बैठकर सोचें कि क्या क्या गलत हो सकता है। हो सकता है अलार्म ना बजे, रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, एग्जाम हॉल में आपका पेन चलना बंद हो जाए, पेपर का पहला ही सवाल ऐसा आ जाए जो आपने कभी देखा ही ना हो, आपके बगल में बैठा कोई लगातार खांस रहा हो। ये सब सोचने से तो और ज्यादा घबराहट होगी। नहीं, यही तो ट्रिक है। आप सिर्फ समस्या नहीं सोचते, आप हर समस्या के लिए अपनी शांत प्रतिक्रिया भी पहले से तय करते हैं। अलार्म नहीं बजा, मैंने बैकअप अलार्म लगाया हुआ है। पेन बंद हो गया, मैं 2 एक्स्ट्रा पेन लेकर आया हूं। पहला सवाल मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ूंगा। एक सवाल से पूरा पेपर तय नहीं होता है। जब आप बाधाओं की उम्मीद पहले से कर लेते हैं तो उनके आने पर आपको झटका नहीं लगता। आप हैरान या परेशान नहीं होते, क्योंकि आप मानसिक रूप से पहले इसका सामना कर चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया शांत और सोची समझी होती है। आप तैयार होते हैं, उस मना स्थिति में पहुंचते हैं जिसे एपिक्टेटस अटरैक्सिया या अडिग शांति कहते हैं। एक ऐसी भीतरी स्थिरता जिसे बाहर का कोई भी शोर या कोई भी तूफान भंग नहीं कर सकता। इसे थोड़ा और विस्तार से समझें तो यह एक ऐसा मन है जो नुकसान से विचलित ना हो, एक ऐसा हृदय जो अपमान से घायल ना हो, और एक ऐसी आत्मा जो इच्छाओं की गुलाम ना हो। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने पहले भी कहा था, कि ये शांति निष्क्रिय या कमजोर नहीं है। ये हार मान लेने वाली शांति नहीं है। बिल्कुल। ये तूफान में एक चट्टान की तरह खड़े रहने की क्षमता है, एक शक्तिशाली सक्रिय लचीलापन। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इनकिलिडियन का पूरा संदेश इन 3 वाक्यों में छुपा है। अपने मन को नियंत्रित करो, दुनिया को जैसी है वैसी स्वीकार करो, सद्गुण और अपने कर्तव्य के साथ जियो, और फिर किसी भी बाहरी चीज या व्यक्ति में आपको परेशान करने की शक्ति नहीं होगी। असली शक्ति यही है। ये मन के योद्धा के लिए एक पॉकेट मैनुअल है, एक प्रैक्टिकल टूल किट जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। निश्चित रूप से। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर कोई इस विचार को पूरी तरह से अपना लेता है कि बाहरी घटनाओं को ठीक वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए जैसे वे होती हैं, तो फिर समाज में सुधार और बदलाव के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? एक स्टोइक भाग्य को स्वीकार करने यानी अमोर फाती और एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करने के बीच की बारीक रेखा कहाँ खींचता है?